अगर आपके 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पे उसकी टेक्निक बताऊँगा कि कैसे आपको प्लैनेट्स देखने हैं, कैसे समझना है कि आपके पार्टनर के ट्रेट कैसे होंगे। इस वीडियो को मैं स्किप करने को इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपको पूरी प्लेसमेंट जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो केवल आपने अपनी प्लेसमेंट जानी और पार्टनर की प्लेसमेंट नहीं जानी तो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए दोनों चार्ट्स। साथ ही साथ हो ये सकता है कि आपके लग्न चार्ट में 7th हाउस में कोई ग्रह ना हो, लेकिन आपके D9 चार्ट में, जिसको हम लोग नवमांशा कहते हैं, उसके अंदर कोई प्लैनेट 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो D9 में 7th हाउस पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है उस प्लैनेट को मानते हुए ये वीडियो को सुनना है और प्रेडिक्शन को रिलेट करने की कोशिश करनी है दोस्तों। अगर आपको पता करना है कि आपके पार्टनर के अंदर कैसे ट्रेड्स होंगे, पार्टनर किन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पार्टनर किस तरह के ट्रेड्स अपने अंदर ला सकता है, पार्टनर अपने साथ क्या क्या क्वालिटीज़ ला सकता है और कौन सी ऐसी खामियां हैं जो आपके अंदर है और वो रिलेशनशिप के बाद दूर हो जाएंगी, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं 7th हाउस के ऊपर। व्हाट इज़ द 7th हाउस? अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, 7th हाउस रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप। और नेचुरली काल पुरुष में अगर देखा जाए तो काल पुरुष में 7th हाउस में जो राशि बनती है दैट इज़ लिब्रा एंड उसका लॉर्ड वीनस। तो वीनस ही क्यों वहाँ का लॉर्ड बनाया गया और सन क्यों 7th हाउस में जाके अस्त हो जाता है या फिर पीड़ित हो जाता है? ऐसा क्यों है दोस्तों? सूर्य 7th हाउस में जाके पीड़ित क्यों होता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? द रीज़न इज सिंपल कि रिलेशनशिप में ईगो, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है, रिलेशनशिप में डिसिप्लिन नहीं चलता है। देयर आर वेरी लेस केसेस, देयर आर वेरी लेस रिलेटेबल केसेस इन विच डिसिप्लिन इज नीडेड एंड व्हेन इट इज़ नीडेड आई वुड बी टेलिंग इट। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? 7th हाउस रिप्रेजेंट पार्टनरशिप, 7th हाउस रिप्रेजेंट्स ट्रेट्स ऑफ योर पार्टनर, हाउ स्ट्रॉन्ग योर बॉन्ड वुड बी। आपका बॉन्ड आपके पार्टनर से कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये भी 7th हाउस से पता लगता है दोस्तों। तो अगर हम लोग 7th हाउस को समझ लें, उसकी एनर्जीज़ को समझ लें और अपनी खामियां भी समझ लें कि मेरे अंदर ये खामी आ सकती है रिलेशनशिप में, और ये भी समझ लें कि जो पार्टनर आएगा उसके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है, तो अपनी कुछ खामियों को पीछे रखकर, अपने अहंकार को, अपने स्वरूप को पीछे रख के, सबकॉन्शियस का यूज़ करके, अपने कॉन्शियसनेस का यूज़ करके, अपने चित्त का यूज़ करके अगर हम लोग अपनी नकारात्मक साइड को पीछे रखें और सामने की सकारात्मक साइड को अपनाएं तो हम लोग रिलेशनशिप को बचा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के बनाने का केवल एक मकसद था, रिसेंट टाइम्स में जो मेरे पास मैक्सिमम कंसल्टेशंस आ रही थी दैट वाज रिलेटेड टू डिवोर्स, दैट वाज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज़। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए। इस वीडियो को आप समझ लोगे ना तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरह का पार्टनर मेरे लाइफ में आने वाला है एंड कौन सी क्वालिटीज़ मुझे इम्बाइब करनी पड़ेंगी रिलेशनशिप रखने से पहले या शादी करने से पहले। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शादी करने से पहले इंसान को चेंज कर लेनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैनिफेस्टेशन। अपने आप को उस स्टेज में मैनिफेस्ट करना, उस स्टेज में समझने की कोशिश करना एंड देन बाद में जब मैरिज हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना दोस्तों। हम लोग कभी गहरा नहीं जाते किसी भी चीज़ में। जब लाज गिर जाती है तब समझ में आता है कि यार पहले समझ लिया होता कि यार ये क्वालिटीज़ देखनी थी पार्टनर के अंदर, मैं तो क्या ले आया या भगवान ने क्या लिख दिया। और अगर भगवान ने ख़राब भी लिखा है, कुछ ख़राब भी लिखा है, जो हम लोग सीखेंगे 7th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज वाली सीरीज़ में, तो उसको भी हम लोग को चेंज करना होगा अपना स्वरूप चेंज करते हुए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्लैनेट से, दैट इज़ प्लेसमेंट ऑफ योर मून इन योर 7th हाउस। जब भी कभी चंद्रमा 7th हाउस में बैठता है तो पर्सन किस तरह का बन जाता है, या फिर कह लो किस तरह का पार्टनर वो अट्रैक्ट करता है या किस तरह का पार्टनर इंसान का होता है। अब आपने एक चीज़ जान ली कि एक इंसान का लगन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लगन राशि, और एक चीज़ होती है हमारी जन्म राशि, दैट इज़
वेयर द मून सिट्स। आपने एक चीज़ सोचो, आपका चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है, आपकी जो मूल राशि है, आपकी जो मूल थिंकिंग है, दैट इज प्लेस्ड इन योर 7th हाउस। ऐसे लोगों की एक कॉमन इंस्टिंक्ट होती है, कॉमन चीज़ होती है इनके लाइफ में कि इनके लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड ऐसे लोगों की लाइफ में क्या होता है पता है, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं। शादी होने से पहले इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाता, समझ रहे हो आप। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, इसी में ऐड करना चाहता हूँ, वेन एवर मून सिट्स आउट देयर इन द 7th हाउस, आपकी जो पार्टनर जो आपको मिलेगी, अट्रैक्ट होगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा मॉम के नेचर वाली, आपके मदर के नेचर वाली, बहुत ज़्यादा आपको समझने वाली और आपके साथ घुलने मिलने वाली, ढल जाने वाली। ऐसे में हम लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो प्रेडिक्शन कर दी, लेकिन आप यही चीज़ देखोगे जाके, अगर आपका मून इज सिटिंग इन योर 7th हाउस एंड इट इज़ इन द नक्षत्र ऑफ केतु एंड इट इज़ इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न, इट इज़ इन द नक्षत्र ऑफ राहु इवन, एंड द नक्षत्र लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग, जिसके नक्षत्र में है उसी का लॉर्ड उसको एस्पेक्ट कर रहा है एंड वो पापक ग्रह है। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन इन विच यू वुड बी इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू मैनी रिलेशनशिप्स। बहुत सारी रिलेशनशिप्स में आप अपने आप को इंडल्ज करोगे एंड बहुत ही ब्रेकेज हो गया आपके लाइफ में। आपके लाइफ में रिलेशनशिप एक पेस पे नहीं चलेगी, अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा एक प्लैनेट है जिसको प्रेम पसंद है, क्योंकि चंद्रमा एक प्लैनेट है जिसको सादगी पसंद है, जिसको मोहब्बत पसंद है, जिसको वो सरलता पसंद है प्रेम में। बट सैटर्न, राहु, केतु, दीज ऑल ब्रिंग्स व्हाट, कार्मिक चैलेंजेस, कार्मिक प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा आपसे, अपनी लाइफ में अगर आपने कहीं ना कहीं सैटर्न, राहु, केतु इन तीनों को बैलेंस कर लिया 7th हाउस पे इफेक्ट पड़ने से, तो आप बच सकते हो। वॉट इफ राहु इज एस्पेक्टिंग योर मून प्लेस्ड इन 7th हाउस, आप पे चीट हो सकता है। वॉट इफ सैटर्न इज प्लेस्ड योर मून इन द 7th हाउस, इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और आपको डिसिप्लिन में ले आएगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा ओवर पावर कर रहा है, या तो वो पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कार्मिकली आपको परेशान करने के लिए आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आएगा। वेदर केतु इज एस्पेक्टिंग मून, बहुत कार्मिक रिलेशनशिप्स, एंड 70% केसेस में 7th हाउस में प्लेस्ड हुआ मून और उस पर केतु का एस्पेक्ट, और अगर वो केतु के नक्षत्र में भी है, मान लो वो राहु के नक्षत्र में है लेकिन केतु एस्पेक्ट दे रहा है, हमें ये चीज़ समझनी है कि कार्मिक एस्पेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकती हैं जहाँ पे लव मैरिज भी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे लव मैरिज भी इन्वॉल्व हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। राहु को हटा देते हैं इस फील्ड से। वेन एवर केतु एंड सैटर्न आर एस्पेक्टिंग योर मून प्लेस इन योर 7th हाउस, दिस क्रिएट्स अ कार्मिक थिंग विद यू। ये कार्मिक होगा। जब आप किसी पर्सन से मिलोगे ना, तो आप फिर ये नहीं कह पाओगे कि यार मैं उसको जानता नहीं हूँ या वो मुझे जानता नहीं, वो भी नहीं ये बोल पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको जन्मों जन्मों से रिश्ता है, कुछ नया है, कुछ निराला है। एंड शुक्र भी एस्पेक्ट कर दे या शुक्र भी साथ में बैठा हो, ट्रिमेंडस पोजीशन, ट्रिमेंडस कार्मिक मैरिज। ट्रेड्स के ऊपर, जनरल ट्रेड्स पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जनरल ट्रेड्स की ही यहाँ पे बातें कुछ कर लेते हैं। अगर मून 7th हाउस में बैठा हुआ है, शादी के बाद आपकी मदर से आपके रिलेशंस थोड़े से ऑफ हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, एंड आपकी वाइफ से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि आपको वो मदर वाली केयर, आपको वो डीप केयर, आपको वो इंटेंस केयर आपकी वाइफ से मिल रही है दोस्तों। सो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स में माना जाता है। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर 7th हाउस, मून इन योर 7th हाउस, ये सब सारी अच्छी पोजीशन है। मार्स भी कहीं ना कहीं सही होता है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव वाइफ आ जाएगी, मैं आऊँगा उस पर भी। तो मैं अभी फिर एक चीज़ रिपीट करूँगा कि ये सारी प्लेसमेंट्स और सारे प्लैनेट्स आपको देखने हैं, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ प्लेस होता है, तो आपका माइंड क्या होगा ना, आप कहीं भी रहोगे, आपका माइंड आपकी रिलेशनशिप पे रहेगा। चंद्रमा जिनका 7th हाउस में ना, वो कहीं भी घूम रहे हैं, ऑफिस में हो, कहीं कॉलेज में हो, कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, उनका दिमाग किस पे रहेगा? उनका दिमाग रहेगा उनके पार्टनर के ऊपर,
उनका दिमाग रहेगा कि उनका पार्टनर क्या कर रहा है, वो किधर है, वो कहाँ बिजी है। तो इन सब चीज़ों पे बिजी रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस पे कोई रेमेडी नहीं करनी होती है, अच्छी प्लेसमेंट है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है केतु और सैटर्न के अगर नक्षत्र में है, या केतु सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं, या राहु भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे कुछ रेमेडीज़ और देख लेना होता है। उस हिसाब से रेमेडीज़ अपनी कर सकते हो आप। जैसे राहु की जनरल रेमेडी कर लो, मंत्र जप कर लो, संकल्प लेके कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो आप चार्ट भी अपना एनालाइज करवा सकते हो। यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्लेसमेंट पे चलते हैं, दैट इज़ प्लेसमेंट ऑफ योर सन इन योर 7th हाउस। मैंने मून बोला, अब मैंने सन बोला। सन रिप्रेजेंट्स व्हाट, हम लोग कारक तत्व को देखेंगे। सन रिप्रेजेंट्स योर ईगो, सन रिप्रेजेंट्स योर नेचर ऑफ अथॉरिटी, सन रिप्रेजेंट्स योर वी कुड से लाइक, मैं ये कहूँगा कि जो अहंकार इंसान का, जो वर्चस्व, दैट इज़ सन। सूर्य किसी के 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसा पर्सन आएगा लाइफ में जो कहीं ना कहीं आप पे डोमिनेट करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवर पावर करेगा, थोड़ा बहुत आपके साथ अनबन भी रह सकती है। मैरिज में इश्यूज़ होना रियली कॉमन है। जिन लोग के साथ ऐसा हो रहा है वो लोग समझ रहे हैं कि 7th हाउस में सन है और रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, एंड वो आपका ही सन है, आपका ही सन है जो 7th हाउस में जाके अस्त हो गया। इसका मतलब ये मौका दे रहे हो आप कि सामने वाला डोमिनेट कर ले, क्योंकि सूर्य लगन में होता है तो उसको कोई डोमिनेट नहीं कर पाता। सूर्य 7th हाउस में आएगा तो पूरी दुनिया डोमिनेट करेगी। तो अगर पूरी दुनिया डोमिनेट कर सकती है तो पार्टनर क्यों ना डोमिनेट करे, पार्टनर भी डोमिनेट करेगा। तो 7th हाउस में ईगो पीछे चली जाती है तो पार्टनर आगे आ जाता है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं तब सही हो जाती है जब आपका मार्स नीच का है कुंडली में। ये सिचुएशन तब ठीक हो जाती है जब आपका राहु पीड़ित है और मार्स नीच का है, मार्स खराब है, आपका शनि भी खराब है, तब ये सिचुएशन अच्छी हो जाती है। इसके पीछे कार्मिक चीज़ें हैं, बहुत सारा चार्ट्स देखने के बाद मैंने देखा, समझा इस चीज़ को। सूर्य इन द 7th हाउस इज़ नॉट अ बैड थिंग। कार्मिक लेसन्स होते हैं। अपनी आत्मा जो भाव लेके आई थी इस जन्म लेके इस शरीर में, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसे सीखनी थी डिसिप्लिन के द्वारा। तो ये जो वाइफ इसके लाइफ में आएगी, या ये कोई हस्बैंड आपकी लाइफ में आएगा, तो ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएगा। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएगा जो बहुत ही ज़्यादा अलग थी आपके लिए। ऐसा चैलेंज महसूस होगा आपको कि तो चैलेंज हो गया यार, इसके साथ रहना टेढ़ी खीर है, ये तो बड़ा यार हुक्म चलाता है, ये बहुत हुक्म चलाती है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ क्रिएटिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। ना आप अपने क्रिएटिव सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रेन कर रहे हो कि मेरे को नियम में रहना है, नहीं तो झगड़े होंगे, लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है भगवान। नवमांशा में या लगन में 7th हाउस में सन हो, पीड़ित हो, डोंट बी वरिड, अपने आप को पीछे कर लो, सामने वाले को थोड़ा सा ओवर पावर करने दो, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर नेसेसरी हैं, एंड दैट क्वालिटीज़ आर ऑफ सन। लाइक वी कुड से पंक्चुअलिटी, लाइक वी कुड से डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर में हो सकती है। प्लेसमेंट ऑफ योर सन इन योर 7th हाउस। पार्टनर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। मार्स की प्रोटेक्शन और सन की प्रोटेक्शन में डिफरेंस है। सन की प्रोटेक्शन ऐसी होती है, वो प्रोटेक्शन रहेगी लेकिन वो आपको डायरेक्ट महसूस नहीं होगी, वो डायरेक्ट नहीं लड़ेगी आपके पास से, वो आपको मजबूत बनाता है। मार्स वाला अभी आऊँगा उस पर भी, क्योंकि जब मार्स 7th हाउस में होता है तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट जानना वाली भी, मार्स वाली भी। इसके बाद डायरेक्ट मार्स पे ही आता हूँ। तो सूर्य की प्लेसमेंट जब भी कभी 7th हाउस में है तो वो पार्टनर आपकी या पार्टनर आपका डायरेक्टली आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, लेकिन आपको मजबूर करेगा कि आप लड़ो जाके, आपको मजबूत बनाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आ सकता है, बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा उसका मार्स कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। लेकिन बड़ा ही कार्मिक मैरिज बन जाती है जब सूर्य 7th हाउस में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपना वो बल खो देता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भगवान ज़रूर सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग गलत वे में ना लें। अगर आपकी वाइफ डोमिनेट कर रही है, आप रिलेशनशिप में डोमिनेट हो रहे हो, तो कोई बात नहीं है यार। कभी कदार कुछ चीज़ें होती हैं और किसी वजह से होती है, लेकिन कभी कदार क्या होता है ना, डोमिनेशन बिकम्स अ पनिशमेंट। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, सूर्य शनि के नक्षत्र में है, एंड राहु इज़ एस्पेक्टिंग योर सन, सैटर्न इज़ एस्पेक्टिंग योर सन, केतु इज़ एस्पेक्टिंग योर सन। तब वो एक तरह से ट्रबल हो जाएगी आपके लिए।
तो वो आपको फालतू में चिल्लाने लग जाएगी, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, फालतू में बिना मतलब आपके ऊपर प्रेशर करने लग जाएंगे, आपको ह्यूमिलिएट करने लग जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपका कार्मिक था या आपने पिछले जन्म में किसी को सताया था। इसमें बहुत डिफरेंस है कि आपने जो जो किया वो आपको रिटर्न में मिल रहा है। इसके लिए भी रेमेडी होती है। इसके लिए रेमेडी इसकी केवल सिंपल ये है कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य पे जल देना है एंड हाथ में तांबे का अंगूठा, तांबे का कड़ा पहनना है। ये पहनने से क्या होगा, सन मजबूत होगा। तो आपका जब सन मजबूत होगा ना तो सामने वाले पे थोड़ा आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको करते चले जाना है पार्ट। इससे क्या होता है, मैं इस पार्ट को आप करने मत लग जाना बैठते ही। रीज़न क्या है ना, इसको मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें आपका ईगो बढ़ेगा, फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। उसमें मेरे को बहुत सारी कंडीशंस देखनी पड़ती है, 7th लॉर्ड किधर प्लेस्ड है, उसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है कि नहीं बैठा। लेकिन जनरल रेमेडी बनती है, 7th हाउस में सन बैठा हुआ है, कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। काफ़ी अच्छा स्तोत्र है, ईगो बढ़ाता है, सूर्य के तत्व को बढ़ाता है शरीर में। ठीक है दोस्तों, सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स इन योर 7th हाउस। मार्स इज वॉट? मार्स इज अ वॉरियर, मार्स इज योर प्रोटेक्शन, मार्स इज एनर्जी। ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। 7th हाउस मार्स, ऊर्जा तो आपके अंदर भी है। एंड 7th हाउस में मार्स की ऊर्जा, दैट रिप्रेजेंट्स दैट कि आपका जो पार्टनर होगा, he or she would be having the characteristics of Mars. He or she would be overpowering you. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पार्टनर, मतलब एक तरीके से हर समय शक करने वाला कह लो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कह लो। उसे मत देखो, तुम रात में किससे बात कर रहे थे, हु वॉज शी, ये सारे क्वेश्चंस आपसे करने वाला पार्टनर हो सकता है। ऐसा पार्टनर आपको हर सिचुएशन में मदद करेगा, हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका मार्स 7th हाउस में, चीज़ें बताएं कब खराब होती है, जब डिस्पोजिटर खराब बैठ जाता है। मान लो कर्क में बैठ गया, इमोशनल पार्टनर मिल जाएगा, आप सोचोगे यार तो अमंगल वाला मिलना चाहिए था, इमोशनल मुद्दों पे लड़ने वाला मिल जाएगा कर्क में बैठा हुआ है। अगर वही चीज़ बैठी हुई है सिंह राशि में, तो आपके लिए हमेशा लड़ने वाला, सत्य के लिए लड़ने वाला, हमेशा सपोर्ट करने वाला पार्टनर। राशियों पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें देख के हम लोग करेंगे। ओवरऑल अगर प्लेसमेंट देखें, मार्स इन द 7th हाउस, कुछ चीज़ें अलग बताने वाला हूँ यहाँ पे। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। आपके पार्टनर को मतलब कह लो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड टू स्टमक हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव भी हो सकता है, बहुत गुस्सैल पार्टनर भी हो सकता है। कभी कभार मान लो मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है एंड उस पर राहु का एस्पेक्ट हो गया, उस पर केतु का एस्पेक्ट हो गया, इवन वो नक्षत्रा में हो गया इन दोनों के, एंड उनके नक्षत्र स्वामी गलत जगह बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पापक नक्षत्र में कोई प्लैनेट है और उसका नक्षत्र स्वामी एस्पेक्ट कर ले तो प्रॉब्लम देता है। ये मैंने स्टार्ट में बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। 7th हाउस में मार्स है ना, आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत होगी शादी के बाद। पर्सनल इंटरेस्ट की, पर्सनल इंटेलेक्ट की ग्रोथ बहुत होती है, और शादी एक बहुत बड़ा सौदा होता है। ये सौदा इस तरह का होता है कि आप जिसके साथ होने जा रहे हो उसमें कुछ चीज़ें आपको क्वालिटीज़ घटानी पड़ेंगी और कुछ क्वालिटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी सामने वाले के साथ रहने में। आज के ज़माने में शादियाँ क्यों टूट रही हैं? क्योंकि हम लोग क्या है ना, आदी हो गए हैं खुल के जीने के, अपने हिसाब से जीने के। लेकिन एक समझदार इंसान ये चीज़ समझेगा कि शादी का मतलब मेन ये होता है आपके अंदर जो क्वालिटीज़ नहीं थी वो क्वालिटीज़ आपके अंदर पैदा हो, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर उत्पन्न हो। ये चीज़ हम लोग समझना भूल जाते हैं दोस्तों। हम लोग ये चीज़ समझना भूल जाते हैं कि शादी तो इसीलिए होती क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ नहीं थी जो सामने वाले में है। मान लो अपने पेशेंस नहीं, सामने वाले में पेशेंस है। कभी भी एक चीज़ बोलूँ, अगर आप रिलेशनशिप चाह रहे हो किसी से भी, कभी भी आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जो चाहत रख रहा हूँ वो हो, पूर्ण ही हो, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो पेशेंस वाला हूँ, मेरा पार्टनर भी पेशेंस वाला होना चाहिए, गलत हो उस जगह। क्या पता कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं चाहिए हो। मैक्सिमम 70% सिनेरियो में पेशेंस नहीं चाहिए होता। आप किसी की जान जा रही वहाँ पेशेंस नहीं रख सकते ना, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्स इन द 7th हाउस, वो पर्सन
मंगल से ज़्यादातर रूल्ड होगा। दैट पर्सन वुड बी एग्रेसिव, हावी रहने वाला, गुस्सा करने वाला, हनुमान जी की पूजा करने वाला भी हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, ओवर पॉजिटिव भी हो सकता है। ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर पाई जाएंगी। एक चीज़ और है, उसकी आईब्रोज भी काफ़ी ज़्यादा घनी हो सकती हैं, उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। इवन मर्क्यूरी के केस में भी आंखें बहुत बड़ी होती है पार्टनर की, समझ रहे हो आप। उसका चेहरा लाल हो सकता है, रेड हो सकता है, एनर्जी से भरी हो सकती है, भरा हो सकता है, जो भी है। तो प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स इज़ अ गुड प्लेसमेंट। इसमें आपको बस इतना देखना है कि राहु केतु से एस्पेक्ट कर रहा है, तो चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है, रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन इन द माइंड करने की ज़रूरत है। एक चीज़ याद रखना, मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके देखा है लाइफ में, और करवाया भी है लोगों से कि मैनिफेस्टेशन जिस तरीके से वर्क करेगी, कुंडली बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन है। आप यहाँ बैठे हुए हो तो कुंडली के गोचर के हिसाब से आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, गोचर वो आपको चीज़ें दे रहा है। ये हमेशा याद रखना इस चीज़ को। सबकॉन्शियसली चलता है मैनिफेस्टेशन सारा, समझ रहे हो। तो आपकी मैनिफेस्टेशन को चेंज करना पड़ेगा कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पार्टनर, क्यों ना मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँ। क्या पता वो क्वालिटीज़ ना अच्छी हो आपके लिए। एक्सपेक्ट करने पे भी बहुत कुछ डिपेंड हो जाता है, ये डेस्टिनी नहीं है। आप जो कहते हो ना कि सब कुछ लिखा धराया है, और आपका सोचना भी, जो आप मैनिफेस्ट करो ना, वो भी लिखा हुआ है भगवान का। फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे हस्तक्षेप करेगी, वो बताएगी कि ये लिखा धराया था, ये होना था, लेकिन आप ऐसा बिहेव करोगे तो ऐसा होगा। एंड वो जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो यूनिवर्स मैनेज कर लेगा। ये जो यूनिवर्स चल रहा है ना, ये पूरा लिखा हुआ है। क्या पता जो एस्ट्रोलॉजर मिला वो भी लिखा हुआ हो, समझ रहे हो। लेकिन हम लोग उतना डीप में चले जाएंगे ना, तो हम लोग लॉजिक भूल जाएंगे अपने सत्कर्म करने का। जो कर्म हमारे कंट्रोल में, वो कर्म करना भूल जाएंगे। तो जो कंट्रोल में है वो कर सकते हैं ना। एस्ट्रोलॉजी क्या दे सकती है? एस्ट्रोलॉजी एक हिडन एडवांटेज दे सकती है। आपको पता हो सकता है कि यार आज का दिन तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा हो सकता है यार मेरा पार्टनर ऐसे होने वाला है ना, क्यों ना मैं कुछ चेंजेस करूँ, ऐसा पार्टनर लेके आऊँ। अंत में होना वही है जो ईश्वर चाह रहा है। क्या पता मेरी वजह से, भगवान की वजह से एस्ट्रोलॉजी आ जाए, एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए और अब चीज़ों को अलग तरीके से मैनिफेस्ट करने लग जाओ। एंड मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एस्ट्रोलॉजर होकर चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि वर्क करती है भाई चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग होंगे बहुत प्रैक्टिकल जो बोलेंगे चीज़ें वर्क नहीं करती, प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी में व्यक्तिगत रेमेडीज़, व्यक्ति में चेंजेस करने वाली रेमेडीज़ ज़्यादा तेज़ काम करती हैं, ना कि बाह्य रेमेडीज़। मतलब बाहर जो आप कर्म कर रहे हो उसकी रेमेडीज़ कर रहे हो आप, वो कम वर्क करती हैं। अपने अंदर सेल्फ चेंजेस करो, अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस ऐसे करो, समझ रहे हो आप। जैसे आप लाल कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हो, उसको छोड़ो, काले पहनने लग जाओ। काले पहनते हो सफ़ेद पहनने लग जाओ। इस तरह का म्यूज़िक सुनते हो, इस तरह का म्यूज़िक सुन के देखो भाई। एक चीज़ और है, मैं यहाँ जाते जाते मंगल से हट के नेक्स्ट प्लैनेट पे जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा कि म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैंने देखा लाइफ में। एंड म्यूज़िक सुनने से हमारा मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इवन जो लोग बहुत ज़्यादा ना इमोशनल है ना, जो बहुत इमोशनल, जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, जो बहुत इमोशनल किस्म के लोग हैं, वो लोग अगर म्यूज़िक सुनेंगे ना तो उनका मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो म्यूज़िक एज अ रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये संसार सारा मैनिफेस्टेशन पे बेस्ड है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लान पे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट ऑफ योर मर्क्यूरी इन योर 7th हाउस, ठीक है। सो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी है इंटेलिजेंस, मर्क्यूरी है इंटेलेक्ट, मर्क्यूरी है कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी है छोटा सा बच्चा जेमिनाई, एंड मर्क्यूरी है बड़ा मैच्योर बच्चा समझदार वर्गो। तो मेरे को आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी कभी मर्क्यूरी आपके 7th हाउस में प्लेस्ड होगा तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का भी हो सकता है। आपका पार्टनर बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी हो सकता है, बहुत अच्छा गहराई में जाके देखने वाला भी हो सकता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सौम्य नेचर का भी हो सकता है। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसे काम में इन्वॉल्व होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का वर्क हो, समझ रहा। तो मर्क्यूरी जब भी कभी 7th हाउस में प्लेस्ड होता है, दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन।
दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन जस्ट बिकॉज ये नेचुरल हाउस शुक्र का है एंड बुध एंड वीनस बोथ आर फ्रेंड्स। तो ये प्लेसमेंट मर्क्यूरी के लिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी ठीक से लग्जरी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। 7th हाउस मर्क्यूरी वालों को मैंने मैक्सिमम देखा है कि बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं एंड उनकी लाइफस्टाइल भले ही ख़राब हो लेकिन मैरिज के बाद उनकी लाइफ में बहुत ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती दोस्तों। प्लेसमेंट ऑफ योर मर्क्यूरी इन योर 7th हाउस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। इसमें एक चीज़ और देखी मैंने कि ऐसा पार्टनर भी अट्रैक्ट हो सकता है जो मतलब जिसके परिवार में कोई बिजनेस वगैरह होता हो, कोई बहुत ही वाइड स्केल पे बिजनेस होता हो, उसका माइंड बिजनेस माइंडेड हो। ये सारी चीज़ें होना बहुत कॉमन है दोस्तों। सो प्लेसमेंट ऑफ योर मर्क्यूरी इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मर्क्यूरी पे जब भी कभी 7th हाउस के मर्क्यूरी पे जब भी कभी राहु की दृष्टि पड़ेगी, जब भी कभी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि मर्क्यूरी जब भी कभी 7th हाउस में प्लेस्ड होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि मर्क्यूरी को ये नहीं पता कि हमें इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, बिकॉज दैट इज़ अ न्यूट्रल प्लैनेट, वो न्यूट्रल प्लैनेट है। तो ऐसा पार्टनर मिलेगा जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो अपनी मेमोरी है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करता हो। और मैं इसको डायरेक्ट वर्ड्स में कहूँ तो ऐसा पार्टनर मिलेगा जो मतलब जिसको पता नहीं है कि पाथ नहीं पता कि रिलेशनशिप्स कैसे निभानी है, तो उसको आपको रिलेशनशिप सिखानी पड़ेगी कि यार इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ये ऐसे ये होता है। आप उसके लिए कहीं ना कहीं सूर्य बन जाओगे, मतलब सूर्य नहीं कहूँ, आप थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाओगे, आप थोड़ा उस पर डोमिनेट करोगे, ऐसा रहेगा मर्क्यूरी इन योर 7th हाउस। मर्क्यूरी 7th हाउस मतलब एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है ओवरऑल। मैंने इसको कभी प्लेसमेंट को ख़राब नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर आप 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो ना, मर्क्यूरी जब भी कभी 7th हाउस में आता है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन गैप। कब क्रिएट करता है? वेन एवर मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ केतु, मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ राहु, मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न, एंड इवन मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ मून, क्योंकि मर्क्यूरी मून को बहुत शत्रु मानता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रिलेशनशिप भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ ऐसी रिलेशनशिप भी हो सकती हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो, इमोशंस कम हो। समझ रहे हो आप? तो आपको कोशिश करनी है इमोशंस को बढ़ाने की, इमोशंस को जितना आप बढ़ा पाओ। आप ऐसे कोशिश कर सकते हो, या कोई वाटर बॉडी है उसके नज़दीक आपने घर ले लिया शादी करने के बाद, ये भी चीज़ें आप कर सकते हो। वेन एवर मर्क्यूरी इज प्लेस इन योर 7th हाउस, 7वें भाव का मर्क्यूरी है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी हो सकती है। ये तभी भी मतलब बहुत बहुत अच्छी हो सकती है, या तो मतलब आपका पार्टनर कुछ ऐसे कर्म कर रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा कह लो पारंगत है अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल में, बहुत ज़्यादा माइंडसेट उसका बिल्डअप हो रखा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना पार्टनर ऐसा देखो कि उसको कुछ नहीं पता है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस लो है, देन आप अवॉइड करो। रिलेशनशिप तभी एक्सेप्ट करनी है जब पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा हो और ओवर पावर ना करे। कि मर्क्यूरी का प्लेसमेंट यहाँ पे अमूमन देखा गया है बहुत यार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो इतना ही कुछ था मर्क्यूरी के बारे में। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर जुपिटर इन 7th हाउस। सो नाउ यू विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट अबाउट योर जुपिटर इन योर 7th हाउस। जब भी गुरु हमारे 7th हाउस में बैठते हैं तो किस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट होता है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, सो वेन एवर जुपिटर सिट्स इन द 7th हाउस, आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है, ही और शी वुड बी very much into reading books, very much into reading deep things, और बहुत ज़्यादा मतलब कह लो एक तरीके से विजडम वाले लोग। क्योंकि जुपिटर जब भी कभी 7th हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं पार्टनर गुरु जैसा हो गया ना, पार्टनर गाइड करने वाला हो गया। तो गुरु की प्लेसमेंट हमेशा 7th हाउस में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। ऐसे तो बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि गुरु वहाँ पे स्वयं के लिए वर्क नहीं कर पाते, पार्टनर के लिए वर्क करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग गुरु की पोजीशन 7th हाउस में देखें तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने आएगा, पार्टनर लाइफ में वैल्यू ऐड करने आएगा, पार्टनर लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाएगा।
जो मैंने पहले प्लेसमेंट्स बात करी उससे ये प्लेसमेंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा अलग हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आपको महसूस होता हुआ दिखेगा। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में है, बहुत ज़्यादा आपको समझा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहा है, बहुत सी ऐसी बातें आपके बारे में जानता है जो और कोई नहीं जानता, समझ रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपको इस पार्टनर की तरफ जाना आवश्यक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी कभी जुपिटर यहाँ पे बैठेगा 7th हाउस में, तो पार्टनर को रिस्पेक्ट देना, पार्टनर को थोड़ा सा आपको टाइम देना और पार्टनर पे थोड़ा सा ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभार क्या कहते हैं, कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम लोग उस सोच में पड़ जाते हैं कि यार मतलब हमसे बड़ा तो कोई नहीं है और इसी मतलब ये भी तो नॉर्मल इंसान है यार, इससे भी तो शादी हुई है, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपके चार्ट में 7th हाउस में जुपिटर है, ना कि उनके चार्ट में। आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप गुरु का अपमान कर रहे हो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक गाइडेंस भी तो ऐड कर रहा है ना, कि लाइफ में आप जिस चीज़ों को लेके भटकते रहे, जो चीज़ें आपको मिली नहीं, वो आपको रिलेशनशिप के द्वारा मिलेंगी। ऐसा पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको पुश करे लाइफ में कुछ करने के लिए। एंड वो मैंने 90% केसेस में देखा है कि इंसान कुछ नहीं होता है, शादी करने के बाद इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। गुरु का इन्फ्लुएंस इन द 7th हाउस। एक चीज़ और आपने सुनी होगी, मैंने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए हैं, शादी में दरार भी डालता है गुरु 7th हाउस का। रीज़न पता है इसके पीछे का? क्योंकि भाव का नाश करते हैं गुरु, बैठते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ पे चीज़ें अच्छी करते हैं। तो लगन का तो अच्छा हो रहा है, लेकिन रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो रही है आपको। ऐसे लोगों को मल्टीपल रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। और राहु पीड़ित हुआ, राहु की गुरु पे दृष्टि हुई, तो आपको वो कार्मिक चेंजेस दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे लाइफ में। आपको कर्मा हिट बैक करने लग जाएगा, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये क्या होने लगा एकदम से, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से करते हुए आए हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गुरु बहुत ही ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट है, गुरु बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लैनेट है कह लो, इनकी ऊर्जा बहुत बड़ी है। तो ये आपको पीड़ा दे के सिखाते हैं, ये चीज़ याद रखना। शनि पीड़ा दे के सोल का निर्माण करता है, सोल को चेंज करता है कि यार ये भी हो सकता है एस्पेक्ट, लेकिन गुरु पीड़ा दे के कुछ नई चीज़ सिखाते हैं। शनि भी सिखाते हैं, लेकिन शनि चेंजेस ज़्यादा लाते हैं बॉडी में, बर्ताव में, समय में, वक्त में। गुरु का एक एस्पेक्ट है, गुरु की एक अलग अप्रोच है। उसकी अप्रोच है कि आपको सिखाना है, आपको इस क्षेत्र का नॉलेज देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, गुरु को कभी 7th हाउस के क्षेत्र का नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाया। हमेशा शुक्र को हमेशा 7th हाउस का नॉलेज अच्छे से हुआ। तो यहाँ पे शुक्र की ऊर्जा ज़्यादा होती है, यहाँ पे गुरु की ऊर्जा कम होती है। इसीलिए रिलेशनशिप में जब आप किसी को गाइड करने लग जाओगे, जब आपका पार्टनर आपको गाइड करने लग जाएगा रिलेशनशिप्स में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को गाइड क्यों कर रहा है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे उसका सूर्य अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका सूर्य भी अच्छा है पार्टनर का, उसका गुरु भी अच्छा है, तब वो आपको उतना ही गाइड करेगा जितना ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य हमेशा पुश करता है काम करने को, सूर्य सब कुछ नहीं करने लग जाता। उसका गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य पीड़ित है, वो सब कुछ आपकी जगह कर देगा, आपके लिए खाना बना देगा, सब कुछ कर देगा, चीज़ें सिखा देगा, बुक्स खरीद के ले आएगा, आपको एग्ज़ाम दिलवा देगा, आपकी लाइफ बढ़िया कर देगा, सब कुछ कर देगा। आप क्या कर पाओ, आपके साथ क्या होगा, आप ढीले पड़ जाओगे। ये वो बात बोल रहा हूँ जो बहुत ही डीप हो सकती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है, आपके पार्टनर का सूर्य ज़रूर देखो। आप सूर्य इसलिए देखो गुरु के केस में, क्योंकि सूर्य ही एक प्लेनेट है जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखता है। जिसका सूर्य अच्छा होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कि ये करो ये ना करो। लेकिन जिसका गुरु अच्छा होता है वो इंसान विजडम वाइज बहुत अच्छा होता है। विजडम भी मिल जाए और टेक्निक भी मिल जाए, सन की है ना, तरीका ही मिल जाए, तो लाइफ बहुत ही बढ़िया है, ये समझ लो आप। तो पार्टनर ऐसा देखो जिसका सूर्य गुरु दोनों अच्छा हो। जब भी कभी गुरु 7th हाउस में प्लेस्ड है, पार्टनर पुश नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा आपको, पार्टनर हावी नहीं हो रहा आपके ऊपर, ये करो ये नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा आपको भाषण नहीं दे रहा बड़े बड़े, क्योंकि रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें नहीं चलती है। जैसे हो वैसे स्वीकार करो, टाइम बाय टाइम सीख लेना। जो पुशिंग आ जाती है ना, ये बहुत प्रॉब्लम करती है। जो पुश आ जाता है, यही पुश आपको राहु के केस में भी मिलेगा।
राहु की ऊर्जा गुरु की ऊर्जा से बहुत मिलती है अगर राहु बहुत अच्छा है तो। अगर राहु गुरु के नक्षत्र में है, अगर राहु को अगर गुरु राहु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है, समझ रहे हो, तो राहु अच्छे इन्फ्लुएंसेस में है। राहु बहुत कम लोगों का अच्छा होता है, जिनका अच्छा होता है ना वो लाइफ चेंज कर देते हैं दूसरों की। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर वीनस इन योर 7th हाउस। शुक्र का 7th हाउस में होना भाग्यवादी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा भाग्य होगा। सेम इन द केस ऑफ मून, चंद्रमा में भी भाग्यशाली लोगों को मिलता है ये। ऐसे लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी बीतती है भाई। ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स में कोई भी इशू ना होना, ऐसे लोगों के रिलेशनशिप एकदम मक्खन की तरह चलना के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब रिलेशनशिप्स ख़राब कहाँ होगी, बहुत 10% लोग होंगे जिनकी ख़राब होगी। राहु का एस्पेक्ट हो, वीनस केतु के साथ बैठा हो, वीनस राहु के साथ बैठा हो 7th हाउस में, वीनस सैटर्न के साथ बैठा हो, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट नहीं होती। और ऐसा महसूस होता है कि यार ये तो रिलेशनशिप मैंने भोग ली, अब नेक्स्ट रिलेशनशिप भोग लेता हूँ, एक नई बीवी ले आता हूँ, तो डिवोर्स होते हैं। वीनस जब भी कभी 7th हाउस में बैठेगा और राहु के नक्षत्र में बैठा है, राहु उसको दृष्टि डाल रहा है, तो भाई आप समझ लो प्रॉब्लम है। कि ऐसे तो सिचुएशन अच्छी है, वो बचा के रखेगा वीनस मैरिज, लेकिन वीनस कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र में तो प्रॉब्लम है आपके लिए। ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस इन द 7th हाउस, पार्टनर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, पार्टनर बहुत ज़्यादा लग्जरी का प्रिय, मतलब उसको लग्जरी बहुत अच्छी लगेगी। पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब परफ्यूम वगैरह लगाने वाला पार्टनर, बिल्कुल एक दिन कहते हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल डिसेंट सी पर्सनैलिटी, कह सकते हो जो वृषभ लगन के लोग नहीं होते जो मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ों के साथ, मतलब तुला लगन वाले भी कर ही लेते हैं मैनेज, तो मतलब वो वाले सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जब भी कभी 7th हाउस में आपका वीनस प्लेस्ड होगा। आपको एक चीज़ देखनी है, उस इंसान के लाइफस्टाइल देखनी है। शादी करने से पहले इंसान का ये देखना है कि इंसान लाइफस्टाइल कैसी बिता रहा है, इंसान साफ़ सुथरा रहता है कि नहीं रहता, उसका वीनस अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शा रहा है ना कि पार्टनर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाइफ में लाने वाला है। मान लो आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो, एंड वीनस वाले ऑब्वियसली पैसा बहुत खर्चते हैं, तो आपको पैसा खर्चना सिखाएगा। मान लो आप केवल 4 दीवारी में रहते हो, आपको बाहर का कुछ ज्ञान नहीं है, बाहर क्या चल रही है ज़िंदगी, बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको कुछ ज्ञान नहीं है और आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, ठीक है, वो आपको सिखाएगा कि भौतिक दुनिया कैसी है, और चलो बाहर चलें और नेचर का आनंद लें और थोड़ा बहुत घूमें फिरें, समझ रहे हो, आप ट्रैवलिंग करें। ये सारी चीज़ें क्या हैं, भौतिक जगत, तो आपको भौतिक जगत का ज्ञान करवाएगा। वीनस बैठेगा ना 7th हाउस पे, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है कि पार्टनर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ खोल देता है लाइफ के ना जो आपने कभी देखे ना हो। अब हर केस में जितने भी केसेस बताएं, आप प्रॉब्लम तब आएगी जब आत्मा कारक का हो यार। आत्मा कारक का इन द 7th हाउस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी हैं एंड वो पार्टनर भी वैसा आ जाए तो चीज़ें बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, इससे में ग्रोथ नहीं होती लाइफ में और भाग्य भी नहीं लगता। शुक्र सप्तम वालों का एक चीज़ है कि शादी होने के बाद आपके पार्टनर का भाग्य भी लगेगा आपको, आपके पार्टनर का भाग्य भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। देखना पड़ेगा कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। जन्म नक्षत्र भी शुक्र का है एंड शुक्र इज प्लेस्ड इन 7th हाउस, एक्सीलेंट डिसेंट पोजीशन, सारा खेल नक्षत्रों का है। एंड नक्षत्रों की सीरीज़ कुछ वीडियोस बचे हैं, उसके बाद नक्षत्र की सीरीज़ चालू कर दूंगा, या फिर कह दो अगली वीडियो से ही चालू कर दूँ, प्लैनेट्स इन ऑल 27 नक्षत्रास। कहीं ना कहीं नहीं कर पाया अपलोड में वीडियो, बड़ा यार उस चीज़ का मेरे को रिग्रेट है। मैंने पोल करवाया, आप लोग ने पोल किया, लेकिन फिर भी वो वीडियो नहीं आई, लेकिन फिर भी यार बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, वो सारी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। स्टिल यही होता है जब भी कभी वीनस हमारा 7th हाउस में प्लेस्ड होता है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर सैटर्न इन योर 7th हाउस, शनिदेव। अब ये मैरिज बहुत ज़्यादा कार्मिक बन जाती है, ये मैरिज बहुत ज़्यादा डिलेड बन जाती है, ये मैरिज ऐसी बन जाती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां, एक दूसरे के निकालना, बहुत ज़्यादा कह लो जज करना एक दूसरे को, और एक दूसरे से कंपटीशन करना भी इन्वॉल्व रहता है। सैटर्न इन द 7th हाउस अमूमन बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जहाँ पे चीज़ें दिग्बली, जहाँ पे सैटर्न दिग्बली हो जाता है आके, उसको दिशा बल मिल जाता है। नेचुरली देखें काल पुरुष के हिसाब से तो उच्च की पोजीशन है शनि की, तो बड़ी अच्छी पोजीशन हो गई। लेकिन मेरे को आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि शनि
तभी अच्छा है यहाँ पे जब उसका डिस्पोजिटर अच्छा है। अब शनि मेष में बैठा हुआ है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैरिज अच्छी होगी? शनि मान लो तुला में बैठा है, लेकिन तुला का लॉर्ड राहु के साथ बैठा हुआ है, तब क्या होगा? उस केस को भी तो समझो ना आप। यहाँ पे डिस्पोजिटर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि तो अमूमन 7th हाउस में अच्छा होता है। अभी तो जितने प्लैनेट बताए उसमें कोई अच्छा नहीं होता 7th हाउस में। शनि तो यहाँ आके अच्छा हो जाता है। शनि तो अच्छे रिजल्ट देने चाहिए। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है मेरी कि शादी डिलेवर्ड होती है, एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि 90% केसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं। सैटर्न इन द 7th हाउस क्रिएट्स अ वेरी कार्मिक मैरिज। कर्मा को बैलेंस करने वाले पता है कितने ग्रह हैं? शनि राहु केतु, ये 3 बस। गुरु भी है, लेकिन वो गुरु इस लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इस लाइफ में आपने कैसे कर्म करे, क्या चल रहा है लाइफ में, इन्वॉल्वमेंट रहता है गुरु का, गुरु और शुक्र का। लेकिन शनि राहु केतु बड़े ही लीथल प्लैनेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 7th हाउस, डिवोर्स, मैरिज में बहुत ही ज़बरदस्त इश्यूज़, मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे की वाइब्रेशन नहीं समझ में आती है। शनिदेव यहाँ आ जाते हैं ना, तो तीसरा बंदा भी आ जाता है कभी इधर मैरिज में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कभी कभी इधर ऐसा हो जाता है कि 7th हाउस में शनि बैठा है एंड घर के अंदर कहते घर के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही है। सैटर्न इन द 7th हाउस, एक चीज़ याद रखना, भले ही अच्छी पोजीशन है, घर के अंदर नेगेटिविटी आपका अलगाव कराएगी। ये बात कहीं बुक्स में नहीं लिखी होती, ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेरी। घर की नेगेटिविटी आपकी विवाद करवाएगी, या आपके ऑरे में नेगेटिविटी होगी, या कुछ नेगेटिविटी है तगड़ी जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे विवाद करवा रही है। इस शनि 7th वालों से मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन सुनी है कंसल्टेशन के दौरान, कि ये लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं रिलेशनशिप्स में, एक दूसरे को जज करना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ट्रेड्स की बात करी जाए, सैटर्न इन द 7th हाउस, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सीरियस, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कर्म करने वाला, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, पार्टनर बहुत ज़्यादा जजमेंटल, मतलब बहुत ज़्यादा जज करने वाला, कमेंट पास करने वाला, पार्टनर बहुत ज़्यादा खड़ा बोलने वाला, डायरेक्ट बोल देने वाला। मुंहफट लोग नहीं होते, जैसे ही देखा तुरंत बोल दिया, यार तुम्हारा ये नहीं अच्छा है, इसको ठीक करो। आप ये भी तो बोल सकते हो, यार इसको थोड़ा ठीक कर लो ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। डायरेक्ट बोलने वाले लोग, नॉट अ गुड पोजीशन यार, नॉट अ गुड पोजीशन। अपने मुंह पे काबू नहीं होता, दोनों में से किसी एक को नहीं होता, तभी रिलेशनशिप्स बिगड़ रही होती है। जिनका हो रहा है वो सब लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे वीडियो देखने वाले। शनि का प्लेसमेंट भी है, राहु भी दृष्टि डाल रहा है, शनि केतु के नक्षत्र में, या इसका डिस्पोजिटर राहु के नक्षत्र में है। समझ लो कि आपका अलगाव होना ऑलमोस्ट तय है। एंड ऐसे नहीं होता इन लोग का अलगाव, इन लोग का जुड़ाव भी धीमे धीमे होता है, इन लोग का जुड़ाव भी धीमे धीमे होता है, इनका अलगाव भी धीमे धीमे होता है। समझ रहे हो आप? फंस जाता है, प्रोसेस फंस जाता है। किसी ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, चला जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। 7th हाउस सैटर्न। एक चीज़ और है, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छा भी बोलूँगा, इन केसेस अच्छा बोलूँगा जहाँ पे शनि जहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ है, जहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ, अच्छी जगह प्लेस्ड है, तब ये पोजीशन अच्छी हो जाती है, तब ये पोजीशन इंटेंस हो जाती है। एंड एक चीज़ और, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, 7th हाउस सैटर्न के साथ साथ लव मैरिज, 7th हाउस सैटर्न के साथ लव मैरिज, कार्मिक रिलेशन और बिल्कुल स्मूथ चलने वाला रिलेशन। 7th हाउस सैटर्न एंड लव मैरिज हो जाए ऊपर से, बहुत बढ़िया। अरेंज मैरिज 7th हाउस सैटर्न में प्रॉब्लम देगी, तैयार रहना इस चीज़ के लिए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। 5th हाउस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 5th हाउस में राहु तो नहीं है, 5th हाउस में कहीं ना कहीं मार्स तो नहीं है, देख लेनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है, प्रिडिक्शन करने से पहले। 7th हाउस का सैटर्न परेशान कर रहा है भाई, इसके लिए रेमेडीज़ में क्या ही बोलूँ, रेमेडीज़ तो आप ओवरऑल इसमें बहुत ज़्यादा देख के करनी पड़ती है, डिस्पोजिटर वगैरह, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं, शनि जी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, है ना, और शनिदेव के पीपल के पेड़ पे शनिवार को दीपक लगा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग प्लैनेट की बात करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ योर राहु इन योर 7th हाउस। अब राहु का प्लेसमेंट 7th हाउस में, तो केतु को आपके लगन में ले आया, ये तो ये चीज़ बता रहा है कि आप बहुत मतलब सीधे पर्सन हो, बहुत लोगों ने आपको मतलब प्रॉब्लम पहुंचाई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करे हैं लाइफ में, और बहुत लोग की आपने मदद करी, लोगों ने आपको ठगा। बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी हो, चालाकी आपके व्यक्तित्व में नहीं है, बहुत सीधे हो, केतु इन द लगन। और
बहुत ही आध्यात्मिक हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब दूसरों पर ट्रस्ट करने वाले हो, तो 7th हाउस में क्या आ गया, राहु। जो लोग इस प्रकार के होते हैं ना, एंड उनको डोमिनेटिंग पार्टनर मिल गया, ऐसा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो वो उनको यूज़ करता है। 7th हाउस राहु इज़ अ नॉट अ गुड पोजीशन। आपको मैरिज में चीट होने के बहुत आसार है, बहुत आसार है। देखो डरो मत, मैं डराता नहीं हूँ। देखो बहुत लोग बोलते हैं आप डराते हो वीडियो में, मतलब मैंने कमेंट पढ़े थे 2-3 लोगों के। भाई जो ट्रूथ होता है वो बताना ज़रूरी है। अच्छा भी होता है, पूरा चार्ट अच्छा भी होगा तो चीज़ें अच्छी भी होंगी, लेकिन एक जो जनरल प्रेडिक्शन है वो दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं चार्ट एनालिसिस तो कर नहीं रहा हूँ। जब आपको और डिटेल में जानना है तो आप राशि वाली वीडियोस देख लो, उसमें समझा रखा है 7th हाउस में ये, 7th हाउस में वो प्लेनेट बैठा हुआ है, इस राशि में बैठा हुआ है, सब डाल चुका हूँ वीडियोस। तो जनरल वीडियो है ये, ठीक है। 7th हाउस में हमारा राहु प्लेस्ड होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कभी कदार ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी होती है, जहाँ पे राहु ही कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र में है। सुनो सुनो, राहु ही केतु के नक्षत्र में है, शनि केतु के नक्षत्र में है, इन दोनों में से एक सिनेरियो। और कहीं ना कहीं पंचम भाव में चंद्र या शुक्र बैठ जाए, दोनों में से कोई एक बैठ जाए, या पंचम में गुरु बैठ जाए, तब आप एक चीज़ देखोगे, तब आप एक चीज़ एक पैटर्न देखोगे कि आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, जो आपको पुश करने की मदद करेगा। आपका लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, पार्टनर कैसा होगा, आपको पुश करेगा। अगर 5th हाउस में चंद्र है, शुक्र है, ठीक है, गुरु है, और राहु केतु के ही नक्षत्र में है, लगन में बैठे केतु के ही नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन है। तो पार्टनर आपके लिए ही बना था, ये भी कार्मिक हो गया, कहीं ना कहीं रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता बन गया, ऐसे घुमा फिरा के ये होता है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। हम लोग देखते हैं यार इसका राहु 7th हाउस में है, इसको तो चीट मिलेगी, ये वो, ना 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 ना। आप देखो तो मून वीनस कहाँ बैठा हुआ है। मून वीनस बहुत डिसाइड करते हैं रिलेशनशिप्स। चंद्रमा ही रिलेशनशिप्स का कारक है। मैं बता दूं, मन चंचल है, मन पीड़ित है, चंद्रमा 8th हाउस में प्रॉब्लम्स देगा रिलेशनशिप में, ठीक है। राहु इन द 7th हाउस एक ऐसा पार्टनर लाइफ में आ सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं पुश करे लाइफ में। जैसे गुरु वाला बताया था ना, गुरु वाले पार्टनर पुश करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करते हैं, वैसे ये राहु वाला जो हो रहा है ना, 7th हाउस में राहु है, तो ये आपको पीछे से पुश करेगा, पीछे से हेल्प करेगा कि यार जाके कर, तेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं आऊँगा, तू कर, सीख कुछ लाइफ में। तुमको किसी ने ठग लिया तो वो आपके लिए लड़ने चला जाएगा, आपको चालाकी सिखाएगा। आपको चालाकी नहीं आती, वो आपको चालाकी सिखाएगा। आपको ज़िंदगी में जीना नहीं आता, वो आपको जीना सिखाएगा। केतु इन लगन, राहु इन 7 अच्छा भी हो सकता है, 50-50 है। यहाँ मैं बहुत बुरा नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कार्मिक मैरिजेज होती है ना, वो वहाँ पे केतु राहु एक्सिस 1 और 7 में आती है। प्रॉब्लम भी देखी है मैंने, प्रॉब्लम ज़बरदस्त होती है भाई। इसमें डिवोर्स होना बहुत कॉमन है, इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप्स होना बहुत कॉमन है, कि इंसान को एक इंसान से संतुष्टि ही नहीं मिल रही, वो एक के बाद एक रिलेशनशिप बनाता चला जा रहा है। प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर 7th हाउस, तो इस तरह से होता है। और हम लोग को एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में। हम लोग अगर इस चीज़ को इग्नोर करेंगे कि आपका डिस्पोजिटर किधर बैठा है, मान लो राहु बैठा हुआ है मिथुन में उच्च का, लेकिन बुध बैठा हुआ है 8th हाउस में वीनस के साथ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है रिलेशनशिप में, चार्ट में, तब जाके प्रिडिक्शन अच्छी बनती है। अमूमन अगर देखा जाए राहु 7th हाउस में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा चतुर, आपसे ज़्यादा दुनिया को समझने वाला, और बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला भी हो सकता है अगर उसका राहु अच्छा प्लेस्ड है तो। अगर उसने कर्म नहीं खराब किए हैं तो, वो कर्म खराब नहीं करता हो तो। गंदे कर्म करने वाले, बदसंगत वाले लोगों से शादी मत कर लेना, टूट जाएगी। राहु अगर 7th हाउस में, देख के शादी करना। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोलनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो मैंने पहले बोला, प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द 7th हाउस है, केतु इन द लगन है, 100 में से 70% लव मैरिज बहुत अच्छी चलती हैं। ये पॉइंट मेरे को लिखना चाहिए था, मैं भूल गया था, ये तो को याद आ गया मेरे को, कि लव मैरिज करोगे इस सिनेरियो में तो वो बहुत अच्छी चलेंगी, लेकिन आप इसी केस में अगर अरेंज मैरिज करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में, क्योंकि फिर आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है, लेकिन वो अट्रैक्ट वैसा ही होगा जैसा यूनिवर्स चाह रहा है। तो लव मैरिज कैसी चलेगी, क्योंकि आपने पहले रह लिया उसके साथ, तो वाइब्रेशन तभी मैच करेगी केतु वालों की जब कोई राहु वाला मिलेगा, और राहु वालों की जब कोई केतु वाला मिलेगा। ये चीज़ समझो, इस चीज़ को। राहु वाले बहुत तेज,
केतु वाले बिल्कुल डम, ये होता है केस, इसको समझो। एंड इसको बिल्कुल ये ना समझो कि मैंने आपको डम बोल दिया। कुछ क्वालिटीज़ नहीं है इस दुनिया में जीने के लिए आपके अंदर, वो चीज़ें समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ रहे आप। तो ये थी कुछ प्लेसमेंट ऑफ राहु इन योर 7th हाउस। तो दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, एक शॉर्ट सी क्रिस्प सी वीडियो कि पार्टनर हमारा कैसा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल अच्छा लगा हो तो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।